आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 10th का नया सिलेबस आ गया है। अगर आपने नए सिलेबस को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप नए सिलेबस को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। देखिए, अगर आप नए सिलेबस को देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको टू द पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। और आज की इस वीडियो में हम लोग ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है, यह क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी कौन थे, इन्होंने क्या क्या काम किया था, यानी ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है, ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी पर टिप्पणी लिखें। यानी आपको दिया जाएगा कि ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, अब देखिए, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो या फिर हिंदी हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर को हमेशा पॉइंट बनाकर लिखें। अगर आप आंसर को पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट बनाकर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी के बारे में यहाँ पर हम लोग टिप्पणी लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी कौन थे? इटली के एक महान क्रांतिकारी थे। जिस प्रकार भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद थे, उसी प्रकार इटली के महान क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी थे। मैत्तिसिनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी का जन्म 1807 में हुआ था और जेनोवा नामक स्थान में हुआ था। मैत्तिसिनी कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। इटली में एक कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन था और मैत्तिसिनी उसी कार्बोनेरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। जब मैत्तिसिनी 24 वर्ष के थे तब लिगुरिया में एक लड़ाई हुआ था, जिसके कारण उन्हें इस संगठन से निकाल दिया गया। यानी जब मैत्तिसिनी का आयु क्या था? 24 साल था। यानी जब मैत्तिसिनी 24 वर्ष के थे तब लिगुरिया में एक लड़ाई हुआ था और उसी लड़ाई के कारण ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी को कार्बोनेरी के गुप्त संगठन से निकाल दिया गया। यानी ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी का जो पद था, यानी जो सदस्य का पद था, उस सदस्य के पद से उन्हें निकाल दिया गया। यानी जब मैत्तिसिनी 24 वर्ष के थे तब लिगुरिया में एक लड़ाई हुआ था, जिसके कारण उन्हें इस संगठन से निकाल दिया गया। बाद में मैत्तिसिनी ने 2 गुप्त संगठन बनाया और उनके 2 गुप्त संगठन का नाम क्या था? मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। यानी बाद में मैत्तिसिनी ने 2 गुप्त संगठन मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। यानी जब ज्यूसेप्पे मैत्तिसिनी 24 वर्ष के थे तो लिगुरिया में क्या हुआ? लड़ाई हुआ और उस लड़ाई के चलते उन्हें कार्बोनेरी के गुप्त संगठन से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया? खुद 2 गुप्त संगठन बनाए, पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इस संगठन में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी। और देखिए, मैत्तिसिनी ने जो 2 गुप्त संगठन बनाया था उसमें ऐसे लोग थे, ऐसे देश के लोग थे। और कौन कौन से देश के लोग थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। और ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी। यानी इस गुप्त संगठन में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा एक जैसा था, एक समान था। ठीक है,
मैतिसिनी का मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों एवं प्रदेशों में नहीं रह सकता। यानी मैतिसिनी सोचते थे कि जो हमारा प्यारा सा देश इटली है ये छोटे छोटे राज्यों एवं प्रदेशों में नहीं रह सकता है। वह चाहते थे कि हमारा इटली आज़ाद हो जाए और जो छोटे छोटे राज्य एवं प्रदेश है वह मिलकर एक पूर्ण इटली का निर्माण करें। जैसे भी मैतिसिनी क्या चाहते थे कि जो हमारा प्यारा सा देश इटली है यह छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में न रहे, बल्कि सब क्या हो एक जगह पर मिल जाए और एक पूर्ण इटली का निर्माण करें। ठीक है, यानी वह क्या चाहते थे कि हमारा इटली आज़ाद हो जाए और जो छोटे छोटे राज्य एवं प्रदेश है वह मिलकर एक पूर्ण इटली का निर्माण करें। मैतिसिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया। वह अपने देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था अपनाना चाहता था। यानी मैतिसिनी जो राजतंत्र है, जो राजा महाराजा सब जो कार्यभार संभालते थे उससे क्या करते थे, उसके वह विरोधी थे। वह चाहते थे कि जो हमारा देश इटली है इस देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का शासन व्यवस्था लागू हो, यानी वह अपने देश को लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, इसीलिए मेटरनिख ने मैतिसिनी को हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैतिसिनी राजतंत्र का घोर विरोध करते थे और वो चाहते थे कि हमारे देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था लागू हो। इसीलिए मेटरनिख मैतिसिनी को क्या बोलते थे कि यह हमारे समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। काउंट कैमिलो दे काउर के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन में लिखा रहेगा काउंट कैमिलो दे काउर पर टिप्पणी लिखें। यानी काउंट कैमिलो दे काउर पर आपको लिखना है। ठीक है, टिप्पणी लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, कभी भी सोशल साइंस के जितने भी आप आंसर को लिखेंगे हमेशा टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट बनाकर आप लिखिए। अगर आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, यानी नंबर आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं काउंट कैमिलो दे काउर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, काउंट कैमिलो दे काउर इटली के सार्डिनिया पिडमांट का मुख्यमंत्री था। ठीक है, यानी जो काउंट कैमिलो दे काउर जो थे वह इटली के सार्डिनिया पिडमांट का क्या था, मुख्यमंत्री था। या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा मंत्री प्रमुख, तो मंत्री प्रमुख बोलिए या फिर मुख्यमंत्री बोलिए। मतलब काउंट कैमिलो दे काउर कौन थे, सार्डिनिया पिडमांट का मुख्यमंत्री था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इटली को एकीकरण कराने में काउंट कैमिलो दे काउर का सबसे बड़ा हाथ था। यानी इटली को आजाद कराने में, इटली को एकीकरण कराने में काउंट कैमिलो दे काउर का सबसे बड़ा हाथ था, यानी वह बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, काउर जी न तो क्रांतिकारी थे और न ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। यानी जो काउर जी थे वह न तो क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी क्या होता है, देखिए जैसे हम लोगों के देश के क्रांतिकारी जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्या थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लड़ाई लड़ा और हम लोगों के देश को आज़ादी दिलवाया, यानी देश को आज़ादी कराया। इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी बोलते हैं। लेकिन ये जो काउर जी थे ना, न ही क्रांतिकारी थे और न ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। लेकिन फिर भी इटली को आज़ाद कराने में, इटली को एकीकरण कराने में काउंट कैमिलो दे काउर का सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, आगे देखिए, इतालवी समुदाय के अमीर और शिक्षित लोगों की तरह वह इतालवी भाषा से बेहतर फ्रेंच भाषा बोलते थे। यानी इटली में जो इतालवी समुदाय था और इतालवी समुदाय के जो अमीर लोग थे और जो शिक्षित लोग थे वह इतालवी भाषा अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते थे, उन लोग फ्रेंच भाषा अच्छे तरीके से बोलते थे। और वही काउंट कैमिलो दे काउर भी इतालवी समुदाय की तरह ही जो अमीर और शिक्षित लोग हैं ना, उन्हीं की भांति वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा को बोलते थे। ठीक है, आगे देखिए, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट तक उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसके चलते सार्डिनिया ने ऑस्ट्रियाई बलों को हराया। यानी देखिए, फ्रांस से लेकर सार्डिनिया पिडमांट तक काउंट कैमिलो दे काउर जी ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसके चलते सार्डिनिया ने ऑस्ट्रियाई बलों को हराया। यानी जो प्लान था वह काउंट कैमिलो दे काउर जी का ही था और ऐसा प्लान बनाया था जिससे सार्डिनिया पिडमांट से जो ऑस्ट्रियाई बल था, जिन्होंने उन लोगों को गुलाम करके रखा था, उन लोगों को हरा पाया। ठीक है, आगे देखिए, इटली के सम्राट
विक्टर इमैनुअल ने काबूल को 1852 में इटली का प्रधानमंत्री बनाया। जो इटली के सम्राट कौन थे उस टाइम? विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किए? काबूल जी को 1852 में इटली का प्रधानमंत्री बनाया। और जब काबूल जी इटली के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कुछ निम्नलिखित प्रकार से काम किए हैं। देखिए, जब काबूल को प्रधानमंत्री बनाया गया तब उन्होंने शिक्षा, कृषि एवं सेना में काफी सुधार किया। यानी जब काबूल जी को जब 1852 में प्रधानमंत्री बनाया दिया गया तब उन्होंने क्या किया? शिक्षा पर, कृषि पर और सेना पर बहुत ही अच्छी तरह से यानी काफी सुधार किया। बात समझ रहे हैं? किस किस पर? याद रखिएगा, शिक्षा पर, कृषि पर और सेना पर क्या किया? बहुत सुधार किया, यानी कि काफी सुधार किया। आगे देखिए, और यही हमारा लास्ट पॉइंट है। काबूल जी की 6 जून 1861 ईस्वी में मृत्यु हुई। यानी काबूल जी की मृत्यु कब हुई? 6 जून 1861 में। इतिहासकार इन्हें इटली के बिस्मार्क के रूप में सम्मान देते हैं। यानी जो इतिहासकार है, इतिहासकार किसको बोलेंगे? जो इतिहास लिखते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं? काउंट कैमिले दे काबूल जी को इटली का बिस्मार्क यानी कि इटली का भगवान के रूप में सम्मान देते हैं। तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी लिखें। यानी यूनानी स्वतंत्रता युद्ध जो है उस पर क्या करना है? आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, पहला बात, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या है? तो जो यूनानियों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए या फिर अपने देश को आजाद कराने के लिए जो युद्ध लड़ा था वही है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जगाया। ये जो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध है, ये यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान क्या हुआ? जब ये युद्ध हुआ तो पूरे यूरोप के जो शिक्षित लोग हैं उनके मन में क्या हुआ? एक विचार आया। कैसा विचार आया? राष्ट्रीय भावना का, कि हम लोग का जो राष्ट्र है उसका सम्मान करना चाहिए, यानी राष्ट्रीय भावना जगाया। ठीक है, यही यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। अगला पॉइंट क्या कहता है? 15वीं सदी में यूनान ओटोमन राज्य का हिस्सा था। यानी 15वीं सदी में ये जो यूनान है वह ओटोमन राज्य का हिस्सा था। यूनानियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से प्रारंभ किया। यानी जो ये यूनान है, ठीक है, यानी जो यूनानी है, इन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वह 1821 से ही प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, यानी 1821 से ही उन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष, यानी जो स्वतंत्रता, उन लोग जो देश को स्वतंत्र कराएंगे उसके लिए लड़ाई 1821 से ही प्रारंभ कर दिया था। आगे देखिए, इस संघर्ष में यूनानियों के अलावा पश्चिमी यूरोप के ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको यूनानी संस्कृति के प्रति लगाव था। मतलब देखिए, अब यूनान को अपना देश को स्वतंत्र कराना है तो यूनान तो उसमें लड़ेगा ही, लेकिन यूनानियों के साथ साथ ऐसे लोग भी शामिल थे। कौन लोग शामिल थे? तो पश्चिमी यूरोप के ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको यूनानी संस्कृति के प्रति लगाव था। मतलब जिनको जिनको यूनान का जो संस्कृति था, जिनको जिनको अच्छा लगता था, वैसे लोग भी यूनानियों का साथ दिए और उन लोगों के साथ क्या किए? लड़ाई लड़े। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कवियों तथा कलाकारों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए लोगों को एकजुट करने का काम किया। यानी जो कवि है, ठीक है, तो कवियों ने क्या किया? कविताओं के माध्यम से, कलाकारों ने क्या किया? अपने कला के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए क्या किया? लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। फिर आगे देखिए क्या है, एक अंग्रेज कवि जिसका नाम क्या है? लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन ने क्या किया? धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़ने गए, जहां बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। बात समझ रहे हैं? एक अंग्रेज कवि है जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। उन्होंने क्या किया? युद्ध लड़ने के लिए धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़ने गए, लेकिन वहां क्या हुआ? उनका इस प्रकार से बुखार हो गया कि उनकी वहां पर क्या हुआ? मृत्यु हो गई, जहां बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इस प्रकार यूनानी लोगों ने काफी संघर्ष किया
और अंततः 1832 में उन्हें आज़ादी मिली। बात समझ रहे हैं? आप जानते होंगे किसी भी देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी बलियां कुर्बानियां देनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो हमारे देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे देश में तो एकदम शुरू से ही कभी मुस्लिम गुलाम बना के रखे थे तो कभी अंग्रेज, तो आप देख सकते हैं कि मतलब आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और अंततः इसे हम लोगों के देश को आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। तो उसी प्रकार से यूनानी लोगों ने भी क्या किया? काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बलिदान दिया, उन लोगों ने काफ़ी कुर्बानियां दी और अंततः लास्ट में 1832 में क्या हुआ? उन्हें आज़ादी मिली। तो ये था हमारा यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो देखिए हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है, फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखे। यानी ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? संसद यानी कि असेंबली, यानी ये फ्रैंकफर्ट असेंबली क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इतिहास का हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखे। यानी ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है इसके बारे में आपको लिखना है, यानी फ्रैंकफर्ट संसद पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। अब देखिए संसद को इंग्लिश में हम लोग असेंबली भी कहते हैं, यानी हमको यहाँ पर लिखना है फ्रैंकफर्ट असेंबली पर टिप्पणी, यानी कि कॉमेंट करना है फ्रैंकफर्ट संसद पर। तो चलिए देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद क्या है क्या नहीं है, इस चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, तो देखते हैं इसके आंसर को। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ऑस्ट्रिया में एक और क्रांति हुई जिसमें राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब ऑस्ट्रिया जो देश है वहां पर क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद और एक वहां पर क्रांति हुई और इस क्रांति में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, राजा को गद्दी छोड़ देखते हुए जर्मनी के बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही लड़ाई होने लगा। मतलब जर्मनी के लोग जब देखा, कहां देखा? ऑस्ट्रिया में कि राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, तब जर्मनी में भी ये क्रांति होने लगा। यानी क्या बोल रहा है कि राजा को गद्दी छोड़ देखते हुए जर्मनी के बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही लड़ाई होने लगा। मतलब जर्मनी के बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही लड़ाई होने लगा और वहां पर भी राजा को गद्दी छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यहां तक तो हो गया, आगे देखिए। जब यह सब होने लगा तब जर्मन इलाके में फ्रैंकफर्ट एक संसद था, वहां एक बहुत बड़ी जनसंख्या में राजनीतिक संगठन पहुंचे और एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। क्या क्या देखिए, पहले तो ऑस्ट्रिया में फ्रांसीसी क्रांति के बाद और एक लड़ाई हुई और इस लड़ाई में क्या हुआ कि राजा को गद्दी छोड़ना पड़ गया। अब राजा को गद्दी छोड़ जब देखा, जर्मनी के लोग जब देखा कि राजा गद्दी छोड़ रहे हैं, तो जर्मनी के बहुत सारे राज्यों में भी ऐसा लड़ाई होने लगा। तब क्या हुआ? तब देखें यहां पर जो ये अगला पॉइंट कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि जब यह सब होने लगा तब जर्मन इलाके में, जब जर्मनी में ये सब होने लगा ना, तब जर्मन इलाके में एक संसद था जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट संसद। वहां क्या हुआ? एक बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन पहुंचे और एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। मतलब उन लोगों ने क्या अब कहा कि अब हम लोग यहाँ पर मतदान करेंगे, यानी कि वोट देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। मतलब जब अनाउंसमेंट हो गया कि अब फ्रैंकफर्ट संसद पर मतदान होगा, यानी कि वोट होगा, तब 18 मई 1848 में क्या हुआ? 831 निर्वाचित सदस्य क्या हुए? मतलब अच्छा से सज धज लिया और जाकर फ्रैंकफर्ट संसद पर अपना स्थान ग्रहण किया। और ये जो संसद था, यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। ठीक है, ये संसद कहां पर आयोजित हुआ था? सेंट पॉल चर्च में। अब देखिए आगे,
इन सदस्यों ने मिलकर जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण किया तथा उन्होंने यह डिसाइड किया कि इसकी अध्यक्षता एक राजा को सौंप देनी चाहिए जो संसद के अधीन रहे। मतलब क्या किया, देखिए वहां पर तो वोट होने वाला है और उन लोग एक संविधान बनाने का सोचा और उन लोगों ने और एक चीज यहां पर डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया कि इसकी जो अध्यक्षता होगी, मतलब ये जो संविधान हम लोग बनाएंगे इसका जो अध्यक्ष होगा हम लोग किसी राजा को अध्यक्ष बना देंगे और यह किसके अधीन होगा, तो यह संसद के अधीन ही होगा, यानी ये संसद के अधीन ही होगा और किसी राजा को हम लोग क्या बना देंगे, इस संविधान का अध्यक्ष बना देंगे। तब क्या हुआ देखिए, तब सारे प्रतिनिधियों ने फ्रेडरिक चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा, परंतु फ्रेडरिक चतुर्थ ने ताज पहनने से मना कर दिया तथा वह उन राजाओं का साथ दिया जो इस निर्वाचित सभा के विरोधी थे। बात समझ रहे हैं। तब सभी प्रतिनिधियों ने यानी सभी कैंडिडेट ने क्या सोचा कि फ्रेडरिक चतुर्थ को ताज पहना देंगे, लेकिन जब फ्रेडरिक चतुर्थ को ताज पहनाने गया तो फ्रेडरिक चतुर्थ ने मना कर दिया और फ्रेडरिक चतुर्थ उस जो प्रतिनिधि थे उन लोगों का साथ न देकर वैसे राजाओं का साथ दिया जो इस निर्वाचित सभा यानी जो यहां पर सभा हो रहा है इस सभा के विरोधी थे। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इस तरह यह संसद या फिर असेंबली जो बोलिए, इस तरह यह संसद अपना समर्थन खो बैठी तथा भंग हो गई। यानी ये जो असेंबली थी, ये जो संसद थी, अपना समर्थन नहीं जुटा पाया, इसलिए ये नष्ट हो गया यानी कि खत्म हो गया। तो देखिए कहानी बहुत ही सिंपल है फ्रैंकफर्ट संसद का, आप समझ रहे हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए कहानी स्टार्ट होता है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद वहां पर और एक लड़ाई हुई जिसमें राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। जब राजा को गद्दी छोड़ देख रहा था कौन, जर्मनी, तो जर्मन के भी बहुत सारे राज्य में ऐसे ही लड़ाई होने लगी। जब जर्मन में ये सब होने लगा तब सबने डिसाइड किया, देखिए सबने क्या डिसाइड किया कि देखिए यहां पर लिखा है कि राजा को गद्दी छोड़ देखते हुए जर्मनी के बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही लड़ाई होने लगा। जब यह सब होने लगा तब जर्मन इलाके में फ्रैंकफर्ट एक संसद था, वहां एक बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन पहुंचे और एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। यानी उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करेंगे, हम लोग हमारे देश के लिए एक संविधान बनाएंगे। तब वहां पर क्या होता है देखिए कि 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि वहां पर पहुंच जाते हैं और सज धज के जुलूस के साथ फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और यहाँ मतलब ये जो संसद है ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। ठीक है, यह लिखिएगा, ये यहां नहीं, ये यह बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ये यह है, यह तो यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। अब इन सभी सदस्यों ने मतलब जो भी प्रतिनिधि था उन लोगों ने क्या सोचा कि संविधान तो हम लोग बना रहे हैं लेकिन इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका अध्यक्ष जो होगा वो हम लोग किसी राजा को सौंप देंगे और वह जो राजा होगा वह हम लोगों के ही कंट्रोल में रहेगा। तो उन लोगों ने सोचा और उन लोगों ने क्या किया कि फ्रेडरिक चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा, लेकिन फ्रेडरिक चतुर्थ ने ताज पहनने से मना कर दिया और वह उन राजाओं को साथ देने लगा जो इस सभा के विरोधी थे। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, ये जो संसद और जो असेंबली है अपना समर्थन नहीं जुटा पाया, यानी अपना समर्थन खो दिया। ठीक है, जिसके चलते ये जो संसद थी ये भंग हो गई। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूं कि आप समझ गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है। क्या है क्वेश्चन कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। मतलब जो फ्रांस है और वहां के जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन लोगों ने फ्रांसीसी लोगों को एकजुट करने के लिए यानी उन लोगों के मन में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसी चीज को आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन लोगों ने फ्रांसीसी लोगों को एकजुट करने के लिए मतलब समूह में ग्रुपिंग
बनाने के लिए, मतलब समूह बनाने के लिए, मतलब उन लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए थे, उन सारे कदम को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए इसके आंसर को हम लोग देखेंगे, और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा आपको टू द पॉइंट बताऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। अब देखिए यहाँ पर नीचे जैसे मैं पॉइंट बना बना कर ये सब जो लिख रहा हूँ ये सब कदम है, तो कौन कौन से कदम उठाए थे, चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या उठाया था उन लोग, यानी फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पहले वाले झंडे को हटाकर एक नया झंडा चुना। मतलब जो उन लोगों का जो पहले का जो झंडा था उस झंडे को हटा दिया और उस झंडे के बदले एक नया झंडा चुना गया। फिर देखिए आगे क्या है कि अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर पेरिस में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। बात समझ रहे हैं? यानी देखिए जो भी देश होता है वहां पर बहुत सारा भाषा बोला जाता है, उसी प्रकार फ्रांस में भी बहुत सारा भाषा बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर जो भाषा बोला जाता था उसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। मतलब आप इस चीज को यहाँ पर याद रखिए कि मतलब पेरिस में जो भाषा बोला जाता था उसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। और पेरिस में कौन सा भाषा बोला जाता था? पेरिस में बोला जाता था फ्रेंच भाषा, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है कि एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। मतलब उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर किसी देश में सभी व्यक्ति के लिए समान कानून है तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे उस देश के, सभी मिलजुल कर रहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, अब कोई भी देश में बहुत धर्म, बहुत जाति, बहुत संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई देश है, मान लीजिए उस देश में हिंदू है और मुसलमान है। देखिए अगर हम लोग मुसलमान के फेवर में जाएंगे, यानी अगर मुसलमान को सपोर्ट करेंगे तो हिंदू भाई गुस्सा हो जाएंगे। अगर हम लोग हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करेंगे यानी हिंदू के फेवर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुसलमान गुस्सा हो जाएगा। तो वही बात है, अगर सबके लिए समान कानून बनाया जाए तो कोई मतभेद, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए क्या है, समान कानून बनाया उन लोगों ने। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां तक तो हो गया कि एक समान कानून बनाया, सबके लिए समान कानून बनाया गया, ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे देखिए, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। मतलब देश के अंदर अगर हम लोग किसी भी सामान का एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करेंगे तो इसके लिए हमको कुछ भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, यानी जो भी आयात निर्यात शुल्क है वह हमको यहाँ पर नहीं लगेगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया कि देश के अंदर आप अगर कोई भी सामान का आयात कीजिएगा या फिर निर्यात कीजिएगा तो आपको कोई भी टैक्स यानी कि कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तथा नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई। और नाप तोल का भी क्या किया गया, एक समान व्यवस्था अपनाया गया। फिर देखिए अगला पॉइंट, अगर अगला पॉइंट देखें यहाँ पर ये पॉइंट क्या है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने का शपथ लिया। देखिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन लोगों ने कसम खा लिया कि अब हम अपने देश में अच्छा काम करेंगे, तथा शहीदों का गुणगान किया। और शहीदों का गुणगान किया, देखिए जो भी शहीद है, जो भी शहीद क्रांतिकारी है, जब हम लोग उसको गुणगान करते हैं तो एक अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आता है, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब महसूस होता है। जैसे आप देखे होंगे, अगर आप ही हमारे देश के महान शहीदों का अगर गुणगान करेंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अगर इन सब को अगर हम लोग याद करें तो एक अजब टाइप का फीलिंग आता है कि काश उस टाइम हम लोग भी रहते और देश के लिए कुछ करते। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या किया, उन लोगों ने अच्छे काम करने का शपथ लिया, यानी कसम खा लिया कि अब हम लोग अच्छा काम करेंगे, और साथ ही साथ शहीदों का गुणगान भी किया। फिर आगे क्या है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। देखिए बहुत सारे जगह पर क्या होता था, बहुत सारे देश में क्या होता था कि मतलब जन्म के आधार से भी भेदभाव किया जाता था, जन्म स्थान के आधार पर। ऐसे तो धर्म के आधार पर अभी भी होता है, जाति के आधार पर अभी भी होता है, लेकिन पहले पितृभूमि के आधार पर भी भेदभाव होता था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने देखा कि पितृभूमि और नागरिक, ये जो
इन सब पर भी भेदभाव होता है, तो उन लोगों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर भी मतलब ध्यान दिया, विचारों पर ध्यान दिया। और उन लोगों ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। बात समझ रहे हैं, मतलब उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो था क्या था कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो देखिए अगर इसको हम लोग शॉर्टकट में देखें तो पहला काम क्या क्या किया, यहाँ पर पहला काम क्या किया उन लोगों ने कि जो पहले का जो झंडा था वह झंडा को हटा दिया और एक नया झंडा उसके बदले में लाया। फिर जो उस देश में अलग अलग बोली जाने वाली भाषा था उसको छोड़ दिया, और फ्रेंच में जो और पेरिस में जो भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी पेरिस में, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून था, ठीक है। और देखिए आगे क्या था, और देश के अंदर क्या किया गया कि आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया और नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने का शपथ लिया तथा शहीदों का गुणगान किया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, और मैंने यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगर आप किताब खोल के देखेंगे या फिर गाइड खोल के देखेंगे तो आपको इस प्रकार का आंसर नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि अब हम लोग क्लास 10th का स्टडी कर रहे हैं, तो क्लास 10th में आपको जिस भी सब्जेक्ट का और जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि सर हमको इस चैप्टर का और इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो देखिए ये हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थी, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो मारियान है और ये जो जर्मनिया है ये कौन थी, मतलब मारियान और जर्मनिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और बोल रहा है कि ये जो मारियान और जर्मनिया है इनको किस प्रकार से चित्रित किया गया था और इसका क्या महत्व है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में, जैसे हमारा भारत जो देश है इसमें हम लोग भारत माता बोलते हैं, और भारत माता के पास जैसे कि तिरंगा है, हाथी है, बाघ है, ठीक है। उसी प्रकार से ये मारियान और जर्मनिया भी समझिए कि एक भारत माता ही है, लेकिन ये भारत माता नहीं है बल्कि भारत माता के तरह ही है। मतलब भारत माता को भारत देश का रानी रूपक कहते हैं, उसी प्रकार से मारियान और जर्मनिया भी क्या है, दो रानी रूपक है। मारियान फ्रांस की तथा जर्मनिया जर्मन देश की रानी रूपक है। अब देखिए जर्मनिया एक ही नाम है, यानी जर्मन देश की रानी रूपक कौन हो गया, जर्मनिया हो गई, और फ्रांस की कौन हो गई, तो मारियान हो गई। यानी जो मारियान है वह फ्रांस की रानी रूपक है और जो जर्मनिया है वह जर्मन देश की रानी रूपक है। अब ये रानी रूपक का क्या महत्व है, रानी रूपक क्यों बनाया जाता है, तो देखिए रानी रूपक के माध्यम से कलाकार स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करते थे। मतलब जो कलाकार है यानी कि जो आर्टिस्ट है उन लोग क्या करते थे कि यही रानी रूपक से स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करते थे, यानी एक्सप्रेस करते थे। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका निम्नलिखित महत्व है। अब क्या महत्व है चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मारियान को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे मारियान। तो देखिए मारियान क्या है, तो मारियान एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। मतलब मारियान जो है यह एक फेमस क्या है, ईसाई नाम है। आगे देखिए फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के लिए रानी रूपक का नाम मारियान दिया। यानी फ्रांस का जो रानी रूपक है वह कौन है, तो मारियान है। मारियान को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया। मतलब मारियान को लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भारत देश में भारत माँ को तिरंगा, बाघ, शेर इस प्रकार से सजाया गया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर मारियान को किस किस से, लाल टोपी से, तिरंगा से और कलगी के साथ सजाया गया था। यानी मारियान को कुछ इस प्रकार से वहां पर बनाया गया था। आगे देखिए इनकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को
राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मतलब ये जो मारियान है, इनकी प्रतिमाएं जगह जगह पर सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को याद रहे अपना एकता, अपना प्रतीक क्या है। यानी राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की प्रतीक की याद के लिए मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर और अलग अलग जगहों पर लगाया गया था। आगे देखिए क्या है कि मारियान की तस्वीर सिक्कों एवं डाक टिकटों में दिया गया। यानी मारियान जो है उनकी तस्वीर सिक्कों में और डाक टिकटों में भी दिया गया। ये था मारियान की कहानी। अब चलिए हम लोग चलते हैं जर्मेनिया। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, जर्मेनिया कौन देश की रानी रूपक है? नाम सही है, जर्मेनिया यानी कि जर्मन। तो जर्मन देश की रानी रूपक जर्मेनिया थी। यानी जो जर्मेनिया है ना, यह जर्मन देश की रानी रूपक है। आगे देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ना है, बस ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर ही हमारा फिनिश हो गया। इस चैप्टर पर जितना भी इस चैप्टर पर बेस्ड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि जर्मेनिया को बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट से सजाया गया। मतलब जर्मेनिया को बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट से सजाया गया। और वहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा, मारियान को मतलब लाल टोपी, कलगी और तिरंगा के साथ सजाया गया था। वहीं जर्मेनिया को बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट से सजाया गया। अब ये बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट से ही क्यों सजाया गया? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मन देश में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए जर्मेनिया को बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट से सजाया गया था। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंसर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। मैंने जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट पे आप एक ही चीज लिखिए कि आपको क्लास 10th का कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए। ये बात को आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे, और साथ ही लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।